आज के प्रोग्राम में 4 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर एक इस्तीफ़े से मुतल्लिक है जो आला अदलिया से वाबस्ता शख्सियत की जानिब से दिया गया है। तो सबसे पहले इस रेज़िग्नेशन की जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर इसके बाद हमारी बाकी की जो 3 ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, आला अदलिया से वाबस्ता जिस शख्सियत ने अपने ओहदे से रिज़ाइन किया है, इस्तीफ़ा दिया है, वो शख्सियत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सरदार मोहम्मद मसरूफ़ ख़ान है। एक सियासी जवाज़ को तराश कर सरदार मोहम्मद मसरूफ़ ख़ान ने अपने इस ओहदे से न सिर्फ अलग होने का फ़ैसला किया है बल्कि उनकी जानिब से जो इस्तीफ़ा लिखा गया उससे हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया है। इस इस्तीफ़े को देने में जो सियासी जवाज़ तराशा गया वो तो आगे चल के आपके साथ हम आपको बताएंगे कि क्या जवाज़ सरदार मोहम्मद मसरूफ़ ख़ान अपने इस्तीफ़े का पेश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र कुछ हक़ाइक़ जो है वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर लूँ। नाज़रीन, जितने भी ओहदे होते हैं, चाहे असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का ओहदा हो, चाहे वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मनसब हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल का मनसब हो, चाहे सूबाई एडवोकेट जनरल हो, एडिशनल एडवोकेट जनरल हो, डिप्टी एडवोकेट जनरल हो, इन ओहदों पर नाज़रीन जितनी भी तैनातियाँ होती हैं, जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में आती है, इक़्तिदार में आने के बाद उस सियासी जमात के लीगल विंग के जो वकला होते हैं उन्हें इन ओहदों के ऊपर अकामोडेट किया जाता है। तो ये जो इस्तीफ़ा सरदार मोहम्मद मसरूफ़ ख़ान का सामने आया है, इस इस्तीफ़े के साथ जो उनका वीडियो क्लिप मंजर आम पे आया उसमें उन्होंने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया है कि उनकी तैनाती बतौर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल 21 जून 2021 को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से की गई। और फिर वो कहते हैं कि चूँकि रजीम चेंज हो चुका है, इम्पोर्टेड हुकूमत आ चुकी है, अब इम्पोर्टेड हुकूमत का जो टैग है वो कौन इस्तेमाल करते हैं वो आपके सामने है। दूसरा, वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जो नई हुकूमत आई है इसने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा कर दिया है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो इन हालात में मैं इन ज़िम्मेदारियों का जो बोझ है इसको उठा नहीं सकता, तो लिहाजा मैं अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर नाज़रीन हक़ाइक़ की बात करें तो जो वज़ारत कानून है, नए जो हुक्मरान आए हैं उनकी जानिब से अपने जो उनके लीगल विंग के वकला हैं उनकी फ़हरिस्तें तैयार की जा रही हैं। और जो माजी में इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में PTI के वकला को ऐसे ओहदों के ऊपर अकामोडेट किया गया, उनकी फ़हरिस्तें भी तैयार की जा रही हैं। यानी होने ये जा रहा था कि सरदार मोहम्मद मसरूफ़ ख़ान साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है उन तक ग़ालिबन ये ख़बर पहुँच चुकी होगी कि अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तो हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से उन्हें इस ओहदे से हटाकर उनके अपनी पार्टी के वकील को इस ओहदे पर जो है वो तैनात कर दिया जाए। तो ये नाज़रीन इस्तीफ़े की असल वजह है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी इस्तीफ़ा अगर देना होता है तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीज़निंग दी जाती है। तो सरदार साहब ने जो रीज़निंग दी है वो प्योरली एक पॉलिटिकल रीज़न है जिसका हकीकत के साथ कोई जवाज़ नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुतल्लिक़ ख़बर क्या है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसने रजू किया है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए। तो आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा और साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी प्राइम मिनिस्टर के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी इमरान ख़ान साहब के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज़ अवान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और बाबर अवान की वसासत से यह दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई जिसमें शहबाज शरीफ को फ़रीक बनाया गया है। और शहबाज शरीफ को नाज़रीन बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि इनफरादी हैसियत में इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। और इसी के साथ साथ सेक्रेटरी ख़जाना को, सेक्रेटरी इतलात व नशरियात को और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भी इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। और कानूनी कार्रवाई के लिए इन चारों शख्सियात के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए जवाज़ ये पेश किया गया है कि एक तरफ तो मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेन हैं, माली मजबूरियाँ हैं, माली परेशानियाँ हैं, ख़जाने में पैसा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब यही हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ जो हैं, अपनी ज़ाती तशहीर के लिए और गैर मुल्की दौरों के लिए ख़जाने का जो पैसा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस दरख्वास्त में नाज़रीन अदालत से इस्तदा ये की गई है कि ना सिर्फ ये जो इश्तिहारात मौजूदा हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ जारी किए गए हैं, इस सारी मीडिया की कैंपेन को गैर कानूनी करार दिया जाए
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के मुनाफी करार दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फ़ैसलों की वायलेशन की जा रही है और बेबुनियाद किस्म के ये इश्तिहारात दिए जा रहे हैं और ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो इन चारों शख्सियात के ख़िलाफ़ यानी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं उनके ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई की जाए, पीनल एक्शन लिया जाए। और फिर यह भी अदालत से दरख्वास्त की गई है, इस्तदा की गई है कि ना सिर्फ इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, अब तक जितने भी इश्तिहारात इनकी जानिब से जारी किए गए हैं उन पर जितने भी ख़जाने से अखराजात उठे हैं वो तमाम पैसे इन चारों शख्सियात से रिकवर करके कौमी ख़जाने में जमा करवाए जाएँ। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को कब टेकअप करती है, और टेकअप करती है तो क्या ये मामला किस करवट बैठेगा, ये भी हम देखेंगे कि फेट क्या होगी इस दरख्वास्त की। लेकिन माजी में हमने देखा कि जब साकिब निसार साहब की रजीम थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उस वक्त भी PTI के लोगों की जानिब से ये मामला उठाया गया था और 55 लाख का चेक जो है इश्तिहारात की मद में जो शहबाज शरीफ पर बनते थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 55 लाख का चेक जमा करवाया था। और ये जो नाज़रीन दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त में भी PTI के अली नवाज़ अवान ने उस 55 लाख के चेक का जिक्र किया है। लेकिन उसके बाद नाज़रीन 2018 के बाद PTI की हुकूमत भी आई है, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये मामला के अदालत में जाएगा और इसकी सुनवाई होगी तो फिर बात जो है वो काफ़ी दूर तक जाएगी। लेकिन बहरहाल देखते हैं इस दरख्वास्त की फेट क्या होती है। लेकिन जो शहबाज शरीफ को वार्निंग दी गई है उस खबर की डिटेल क्या है, वार्निंग का मामला क्या है, वो तो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मरकज़ यानी वफाक और सूबे यानी पंजाब की सतह पर जो इख्तलाफात सामने आए हैं, उस इख्तलाफात की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उन लोगों की तादाद बढ़ गई है जो इमरान खान के फ़ैसलों से इख्तलाफात कर रहे हैं या इमरान खान के फ़ैसलों के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। यह जो नाज़रीन खान साहब ने फ़ैसला किया अदम एतमाद की तहरीक के बाद के कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, और फिर खान साहब लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आए और यहाँ पे अचानक से इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ये जो इख्तलाफात हैं, ये जो सवालात हैं, इसमें ख़ासी ज़्यादा शिद्दत आई है और जो पहले सवाल करने वालों की तादाद थी, ज़रा ये बता रहे हैं कि उसमें अच्छा खासा इजाफ़ा हुआ है। और अब ये बताया जा रहा है कि पंजाब की सतह पर PTI पंजाब और मरकज़ की सतह पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि खान साहब ये जो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की हमारी तैयारी नहीं थी, तो सवाल ये किया जा रहा है कि अगर तैयारी नहीं थी तो खान साहब ने किसके कहने पर तैयारी से पहले लॉन्ग मार्च की कॉल दी। और फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है PTI के अपने लोगों की जानिब से कि लॉन्ग मार्च जब तमाम सोबतें बर्दाश्त करके इस्लामाबाद पहुँच चुका था तो खान साहब ने किसके साथ बात की, किसके साथ डील हुई, आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि लॉन्ग मार्च को D चौक पर पहुंचने से पहले ख़त्म कर दिया गया। और तीसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या गारंटी है कि तीसरा अगर हम लॉन्ग मार्च करते हैं, दूसरा अगर लॉन्ग मार्च करते हैं वो भी अगर नाकाम हो गया तो फिर पार्टी को सियासी तौर पर कितना नुकसान पहुँचेगा, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरा जो नुक्ता जो इख्तलाफ का सबब बन रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बड़े सख्त किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, ये बयानात आइंदा चल के क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुँचाएँगे? क्या इन बयानात का आइंदा इंतखाबात में PTI को फ़ायदा होगा या उल्टा नुकसान भुगतना पड़ेगा? तीसरा जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि जो इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया गया मरकज़ की सतह पर और पंजाब में जो 25 सीटें खाली हुई हैं इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के नतीजे में, वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया गया, तो ये फ़ैसलों के अंदर मुताबिकत क्यों नहीं मौजूद? फ़ैसलों के अंदर ये एक कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? अदम मुताबिकत क्यों पाई जाती है कि मरकज़ से आप रिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन पंजाब में आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं? तो ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एक और नुक्ता भी है, मैं देख लेता हूँ कि वो क्या है। चौथा नुक्ता भी है, हाँ, एक चौथा नुक्ता इस पे एतराज़ उठाया गया है कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के बाद पेशावर में जाके क़याम क्यों किया। और ये कहा जा रहा है कि पेशावर में बनी गालों को छोड़ के खान साहब जो पेशावर में गए उसका भी पार्टी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा। और कहा यह गया कि अगर खान साहब गिरफ़्तारी से बचने की बजाय अगर कोई उनको गिरफ़्तार करता तो उसका पार्टी को फ़ायदा पहुँचना था, कि बजाय इसके गिरफ़्तारी से बचने के लिए खान साहब जो है वो पेशावर के वज़ीर हाउस में जाके क़याम करते। तो ये इख्तलाफात सामने आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रपोज़ल भी पेश की गई हैं।
प्रपोज़ल ये पेश किया गया है कि अगर दूसरा लॉन्ग मार्च करना है तो मुकम्मल इंतज़ामात के साथ किया जाए, मुकम्मल प्लानिंग के साथ किया जाए। और ये जो लॉन्ग मार्च है बजाय इसके कि इसे पेशावर से निकाला जाए, ये या तो लाहौर से शुरू किया जाए या फिर इसका आगाज़ जो है वो जनूबी पंजाब से हो, और लीड जो करें वो इमरान खान साहब खुद करें। बेशक हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार करती है, उन्हें गिरफ़्तार कर ले। दूसरा प्रपोज़ल ये पेश किया गया है कि कौमी असम्बली से जो रेजिग्नेशन दिए गए हैं, अगर पंजाब असम्बली के आपने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ पर भी इस्तीफ़े वापस लेके एक मजबूत अपोजिशन का जो किरदार है, जो हमें सियासी तौर पे, पार्लिमानी तौर पे फ़ायदा पहुँचा सकता है, वो फ़ायदा हमें बतौर अपोजिशन जमात पार्लियामेंट के अंदर जाके उस फ़ायदों को अवेल करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट दिया गया है, गालिबन उसमें भी एक और प्रपोज़ल पेश किया गया है, वो जो इस्टेब्लिशमेंट से मतलब इमरान खान साहब के बयानात हैं कि खान साहब को बजाय इसके कि उनके साथ ताल्लुकात को ख़राब किया जाए, बल्कि ताल्लुकात को बेहतर बनाने से मुतल्लिक उनके साथ निगोशिएशन की जाए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की बजाय उससे बेहतर करने की कोशिश की जाए, ताकि आइंदा इलेक्शन में सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। एक तो ये डिटेल हो गई। अब आ जाते हैं कि जो वार्निंग दी गई है शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, वैसे आपको ये बता दें कि ये जो मरकज़ और पंजाब में पीटीआई के इख्तलाफात सामने आए हैं, अगर इन इख्तलाफात को यहाँ पे ख़त्म ना किया गया, सॉर्ट आउट ना किया गया, तो ये पीटीआई के लिए मज़ीद भी आगे चल के मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। अब जो वार्निंग शहबाज शरीफ साहब को दी है वो नाज़रीन दी है जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरफ से। मुश्ताक अहमद सेनेटर साहब जो हैं वो कल सेनेट के इजलास में मौजूद थे। उनकी जानिब से बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, महंगाई का जिक्र किया गया, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का जिक्र किया गया। और फिर उनका ये कहना था कि ये हुकूमत कहती है कि जहर खाने के पैसे नहीं, काश इनके पास जहर खाने के पैसे होते तो हुकूमत से निजात मिल जाती। एक तरफ मुश्ताक अहमद ये कहते हैं कि हुकूमत कहती है कि जहर खाने के पैसे नहीं, लेकिन ज़ाती तशहीर की जा रही है, गैर मुल्की दौरे किए जा रहे हैं, दीगर अखराजात किए जा रहे हैं। तो ये कहा सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कि अगर जो शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि वो महंगाई को ख़त्म करने के लिए अपने कपड़े बेच देंगे, तो अगर इस महंगाई को जो बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आएगी, जो तूफ़ान आएगा, कंट्रोल ना किया गया, तो बेशक शहबाज शरीफ अपने कपड़े ना बेचें, अवाम ख़ुद उनके कपड़े उनके जिस्म से नोच लेंगे। बिल्कुल सही ज़ाहिर सी बात है कि जब महंगाई होती है तो अवाम चीखते चलाते हैं और फिर वो किसी हुकूमत में, चाहे वो जिसकी हुकूमत हो, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। और हमने देखा है, एक अलमिया भी है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें कि आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, उस पर नाज़रीन सियासत वो सियासी जमात और उस सियासी जमात के रहनुमा कर रहे हैं जो IMF के साथ मुआहिदा करके गए थे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेंगे, बिजली की, गैस की कीमतों में भी इजाफा करेंगे। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमने मुआहिदा तो किया था लेकिन हमने इजाफा तो नहीं किया, तो हमने तो IMF के साथ सरेंडर नहीं किया। इसका नाज़रीन पाकिस्तान को डबल नुकसान हुआ। आपको शौकत तरीन का एक बयान याद होगा जिसमें शौकत तरीन साहब ने कहा कि डॉलर का जो रेट है वो 177-78 रुपये है, लेकिन फैक्चुअली जो रेट बनता है वो 165-166 का बनता है। हमारा IMF के साथ मुआहिदा होगा, उस पर जैसे अमल दरामद का आगाज़ होगा तो डॉलर का रेट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, तो खान साहब ने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए जब पेट्रोलियम की कीमतों में 10 रुपये 15 रुपये का इजाफा करना था, उल्टा उन्होंने 10 रुपये जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, ताकि अवाम जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ हो जाएं, जो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए हैं। तो उसका नुकसान फिर ये पहुंचा कि डॉलर जो है मिला नहीं हमें IMF से, क्योंकि IMF ने कहा कि आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, डॉलर नहीं मिले। और डॉलर पाकिस्तान के लिए कितने ज़रूरी हैं जब आपने बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट करना है, ख़ास तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत को इम्पोर्ट करना है। तो उसका नुकसान ये हुआ, कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि डॉलर जो इन्होंने 166-165 पे लेके आना था वो 176 से बढ़ता बढ़ता 190 तक चला गया। तो दो नुकसान पाकिस्तान को फेस करना पड़े कि एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ना बढ़ने से मईशत को नुकसान पहुँचा, दूसरा डॉलर जिसने नीचे आना था उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब मौजूदा हुकूमत को भी हम, जिन्होंने इक़्तिदार संभाला है खान साहब को उठा के, उन्हें भी कोई कंसेशन नहीं दी जा सकती। इन्होंने लाहौर से लॉन्ग मार्च निकाला और महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च के नाम से निकाला, लेकिन ये कहते रहे मतलब लॉन्ग मार्च के दौरान कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। अब इनसे ये सवाल तो बनता है कि जब आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करेंगे तो क्या महंगाई में इजाफा नहीं होगा? ये तो एक तरीके से महंगाई के हक़ में आपका लॉन्ग मार्च था। लेकिन अगर हम हक़ाइक़ पर भी आ जाएँ, चले इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, हमारी मईशत के लिए ज़रूरी था,
लेकिन जो बताया जा रहा था कि अगर हमें इजाफा करना पड़ा तो हम सूबों के साथ कोई फार्मूला तय करेंगे और ये जितना भी बोझ है सब्सिडी का जो हम वफाकी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है ये सूबों के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। तो वो क्यों नहीं किया गया, ताकि आवाम को बजाय इसके कि 60 रुपये का इजाफा होता उसमें कुछ बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाला जाता और कुछ बोझ जो है वो सूबे बर्दाश्त करते ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अब हमने देखा है कि सूबाई हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमत जो है वो कफ़ायत शारी मुहिम के तहत जो है वो जो पेट्रोलियम के जो अखराजात हैं सरकारी अफसरान पे, पब्लिक ऑफिस होल्डर पे, वुज़रा के, उन्हें कम कर रहे हैं। अब इससे क्या बनेगा, आम आवाम को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, महंगाई तो कम नहीं हो सकती। हाँ, जैसा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक जगह पे कहा किसी प्रोग्राम में कि वफाकी हुकूमत को चलाने का जो माहाना का ख़र्चा है वो 40,000 रुपये का है और ये नाज़िम बहुत बड़ा ख़र्चा है कि वफाकी हुकूमत को चलाने का माहाना का ख़र्चा 40,000 रुपये का। अगर इस अखराजात को कम कर लिया जाए, इसमें अगर 5 अरब या 10 अरब के अखराजात आप कम कर लेते हैं, उस पर कटौती कर लेते हैं, तो इसका 120 अरब का ख़जाने को फ़ायदा पहुंच सकता है। और ये 120 अरब जो है, इस 120 अरब के हुकूमत जो है आवाम को सब्सिडी की मद में, पेट्रोलियम की मद में या अशिया खुर्द-ए-नोश की मद में कोई रिलीफ दे सकती है। लेकिन बड़ा देखते हैं कि महंगाई का तो अभी तूफ़ान आना है, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हुआ, बिजली की कीमत में इजाफ़ा होने वाला है, उसकी मंजूरी चंद दिनों में हो जाएगी। गैस की कीमतों में भी इजाफ़ा और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। तो इसके नतीजे में जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उसको अगर ये कम ना कर सके, कंट्रोल ना कर सके, महंगाई बढ़ती रही, तो फिर जो सेनेटर मुश्ताक अहमद कह रहे हैं, आवाम के उस तरह के जज्बात का फिर मौजूदा हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।